देखो हम ना प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने प्लेटलेट्स का इनकी कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है और क्या संख्या होती है प्लेटलेट्स की, और प्लेटलेट्स के क्या डिसऑर्डर होते हैं। जैसे प्लेटलेट्स से दो ही डिसऑर्डर होते हैं, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और एक थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ कारण जो है मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, ठीक है। कुछ कारण बचे थे इसके, तो हम सेकेंड लेक्चर में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो कारण ये भी होता है, यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है तो पेशेंट का क्या होगा, फेस पे ना लाल लाल रंग के चकत्ते से पड़ जाते हैं, ठीक है, और शक्ल बिगड़ जाती है पूरी तरह से। तो ये मैंने लिख रखा है, जैसे देखो फेस पे या फोरहेड पे, यानी कि ये वाला एरिया, और ऊपर वाला हेड यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रेड रेड कलर के क्या होते हैं, चकत्ते से बन जाते हैं, ठीक। ये है क्या, एक ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जो SLE है यानी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस जो है, अगर फेस तक है तो ठीक है, यानी कि फेस या तुम्हारे स्किन पे, यानी मान लो नेक पे है या चेस्ट पे है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही डिजीज यानी कि अगर तुम्हारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली आए, यानी कि ब्लड में चली आए, तो ये क्या होगी, तुम्हारी प्लेटलेट्स की नंबर्स को क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक। एक ये हो गया। अब दूसरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो ये क्या है, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, ये भी एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तुम्हारे इसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जॉइंट में सूजन होती है, चलने में परेशानी होती है। तो जो एंटीबॉडीज बन रही है, यानी कि वो क्या करती है, वो अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, ऐसा तो है नहीं कि जो एंटीबॉडी है वो जॉइंट तक ही सीमित रहेगी, तुम्हारे हार्ट में भी जा सकती है, लंग्स में भी जा सकती है। तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी तुम्हारी अगर बोन मैरो के अंदर चली गई तो क्या करेगी, प्लेटलेट्स की संख्या को तोड़ देगी, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी यानी कि एक कारण हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। एक हो सकता है यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परफ्यूरा, यानी कि इडियोपैथिक का मतलब पता है क्या है, हमें कारण का पता नहीं है, यानी कि किस वजह से प्लेटलेट्स की संख्या हमारी कम हो रखी है। तो देखो इसे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये जो होता है इडियोपैथिक क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो एक्यूट हो सकता है या फिर तुम्हारा क्रोनिक हो सकता है। तो जो एक्यूट है इडियोपैथिक, वो मोस्टली किस में होता है, वो चिल्ड्रन में होता है। सपोज मान लो कोई बच्चा है और उसके नाक से खून आने लगा या होठों से खून आने लगा या लेट्रिन में उसके स्टूल है उसमें ब्लड आने लगा, तो क्या होता है, कुछ दिनों में इनकी स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है, यानी कि कुछ दिनों ऐसा रहा, यानी कि नाक से खून आया और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, लगभग 3 से 6 महीने बाद अपने आप ही, यानी कि स्पॉन्टेनियसली, यानी कि अपने आप ही ठीक हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये क्रोनिक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक्यूट ही रहता है। एक्यूट मतलब कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा क्रोनिक भी होता है, दो प्रकार का हो सकता है। तो क्रोनिक क्या होता है, मोस्टली ना अडल्ट में होता है ये, और अडल्ट में भी किसमें, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो इसका जो होता है इंसीडियस ऑनसेट, यानी कि कब उत्पन्न हुआ है हमें पता नहीं, यानी कि जैसे इसमें क्या है, इसमें तो हमें पता हो गया, जैसे मान लो उसकी नाक से खून आने लगा तो हम सोच सकते हैं कि उस दिन से नाक से खून आया था या मुंह से खून आया था। लेकिन इसमें क्या, हमें पता नहीं चलती, यानी किस दिन से प्रॉब्लम है हमारे लिए। ये 6 महीने तक रह सकती है कम से कम, या साल तक रह सकती है, या लाइफ टाइम तक रह सकती है। जैसे तुमने देखा होगा क्लिनिक, जैसे तुम्हारा क्लिनिक है खुद का, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका, जो लेडी होती है वो बोलती है पीरियड के दौरान से बहुत ज़्यादा खून आता है। तो शायद हो सकता है यही वाली कंडीशन हो, यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, ठीक है। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, यानी पीरियड के दौरान जैसे खून ज़्यादा आ जाता है, तो ठीक। तो इसकी यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा की पैथोलॉजी क्या होगी, यानी कि देखो मैं क्या बता रहा हूँ ये ज़्यादा बार बार, क्योंकि ये ना टॉपिक आता है यानी कि तुम्हारे बोर्ड में, एग्जाम में, ठीक है। तो देखो पैथोलॉजी क्या हो सकती है, मान लो जैसे URTI, ये क्या होता है, देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि जो ट्रेकिया से ऊपर वाला रीजन है तुम्हारा, जैसे नोज है, ठीक है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, वहां पे कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, या कोई बच्चा है उसको आपने वैक्सीनेशन किया है, यानी कि वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया है, ठीक है। तो मान लो सपोज ये क्या है, एक मान लो या तो बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मान लो,
बैक्टीरिया या वायरस, तो टी लिम्फोसाइट क्या होंगी, इसे रिकॉग्नाइज करेंगी, इस वाले वायरस या बैक्टीरिया के लिए, और बी लिम्फोसाइट को क्या करेंगी, सिग्नल देंगी बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाएंगी और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। एबी का मतलब क्या है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, देखो ये जो मैंने बना रखी है ये इस तरह से, ये क्या है, एंटीबॉडी है, और ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तो क्या करेगी, एंटीबॉडीज वायरस को पकड़ लेगी, ठीक, पकड़ लिया। अब क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो गया। अब जैसे इसने एंटीबॉडी ने इस वायरस या बैक्टीरिया को पकड़ लिया, तो ये वायरस क्या होगा, इतनी तेजी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और क्या करेगा, ये इनकी जो कॉम्प्लेक्स बन रखा है, ये क्या होगा, न्यूट्रोफिल से अटैच हो जाएगा, ठीक। और न्यूट्रोफिल से क्या होंगे, बड़े बड़े हाथ से निकलेंगे और इसे अपने अंदर ले लेंगे इस कॉम्प्लेक्स को। और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, ये मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखा है। मेजर बेसिक प्रोटीन क्या करती हैं, इसको मार देती हैं वायरस को, ठीक है। लेकिन देखो मैंने ये नोट्स लिख रखा है, कभी कभी कुछ केसों में क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन हो जाती है। क्रॉस रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो, जैसे जो बी लिम्फोसाइट है तुम्हारी, देखो मैं बी लिम्फोसाइट क्या है, यानी कि मेगा कैरियोसाइट या प्लेटलेट्स के लिए। देखो जैसे तुमने कभी वैक्सीनेशन लगाया है तो क्या होता है, उसमें इम्यून तुम्हारा डेवलप हो जाता है जिंदगी भर के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये बी लिम्फोसाइट क्या होती है, मेगा कैरियोसाइट्स के या प्लेटलेट्स के खिलाफ क्या होती है, इससे क्या समझती है, फॉरेन बॉडी समझने लगती हैं और इसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज बना देती हैं। अब मान लो, सॉरी, एक ये देख लो मेगा कैरियोसाइट क्या है, जैसे तुम्हारी ये बोन मैरो है, ठीक है, ये बोन है और इसके अंदर क्या है, बोन मैरो। तो यहां पे क्या होगी, एक हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होगी और ये क्या करेगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाएगी। तो जो प्लेटलेट्स बनाती हैं सेल, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स और मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या होगी, जैसे बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, मेगा कैरियोसाइट को और प्लेटलेट्स को फॉरेन बॉडी समझेगी और इसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। और ये एंटीबॉडीज क्या होगी, प्लेटलेट से और मेगा कैरियोसाइट से क्या होगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है। और ये अटैच हुई एंटीबॉडी अगर तुम्हारे स्प्लीन से गुजरेगी, तो स्प्लीन क्या करती है, जैसे मान लो कोई वायरस बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में घुस गया, तो उसके जो मैक्रोफेज होते हैं उसे पकड़ लेते हैं। अब इस पे यानी कि प्लेटलेट्स पे और मेगा कैरियोसाइट पे एंटीबॉडी चिपक रखी है, तो वो क्या समझेंगे, क्या ये फॉरेन बॉडी है, तो प्लेटलेट्स को पकड़ लेंगे वो और उसे तोड़ देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे बहुत ज़्यादा संख्या में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखो, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो प्लेटलेट्स तुम्हारे शरीर में कम हो गई, तुमने भी पीछे देखा होगा डेंगू का केस चला था तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स टूट रही थी। तो सपोज मान लो अगर किसी के में प्लेटलेट्स कम हो रखे तो क्या क्या सिम्टम आपको मिलेंगे, तो देखो मैंने कुछ लिख रखे, जैसे गम ब्लीडिंग, यानी कि जो उसके लिप्स हैं उससे खून निकलने लगेगा होठों से। और क्या होगा, एपिस्टैक्सिस, यानी कि एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून का आना। और जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स हैं अगर उसमें इंजरी हो गई तो खून निकलेगा, तो जीआईटी की ब्लीडिंग हो सकती है। तो पता कैसे चलेगा तुम्हारे जीआईटी में ब्लीडिंग हो रखी है, जो तुम्हारा स्टूल होगा वो ब्लैक कलर का आएगा, जिसको मेलिना बोलते हैं हम। या स्किन रैशेस, यानी कि तुम्हारे यानी कि जो लाल लाल कलर के तुम्हारे चकत्ते बन जाएंगे तुम्हारे स्किन पे। देखो अगर आप क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं तो देख सकते हैं, डेंगू का पेशेंट में ये सब सिम्टम मिलेंगे तुम्हारे लिए। तो कभी जाएं क्लिनिक पे तो देखें। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, यानी कि प्लेटलेट्स कम हो रखे हैं तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं जिससे पता चल जाए कि प्लेटलेट्स हमारी कम हो रखी हैं। तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, जिससे हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सबकी पता चल जाती है। तो हमें आरबीसी से कोई मतलब है नहीं, डब्ल्यूबीसी से, हम सिर्फ प्लेटलेट्स को देख रहे हैं। तो जो प्लेटलेट्स की नॉर्मल नंबर होते हैं वो कितना होते हैं, यानी कि 1.5 से 4.5 लाख माइक्रोलीटर्स। तो मान लो इससे कम हो गए, मान लो 1 लाख हैं या 50,000 हैं, तो पता चल जाएगी तुम्हारे लिए, सीबीसी से पता चल सकती है कि प्लेटलेट्स के नंबर कम हो रखे हैं। किस कारण से हो रहा है, मतलब प्लेटलेट्स किस कारण से हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या उस कारण से हो रखी है। तो हम एक टेस्ट कराते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी।
तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कंफर्म हो जाएगा कि कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो रखी है तुम्हारे लिए। तो जैसे मान लो ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है तुम्हारी, SLE है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हारा एक कंफर्म कर सकते हैं हम। HIV टेस्ट करा सकते हैं। देखो HIV का टेस्ट हम कराते हैं तो क्या होता है, ये क्या करता है, HIV वायरस तुम्हारी प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। जिसमें HIV, सपोज मान लो आपने सब टेस्ट करा लिए, पता नहीं चल पा रही है आपको किस कारण से हो रहा है प्लेटलेट्स कम, तो HIV टेस्ट भी करा के देख लें एक बार आप, क्या शायद कभी इसकी वजह से ना हो रहा हो। ब्लड शुगर करा सकते हैं। ब्लड शुगर वाले पेशेंट यानी कि जैसे शुगर का मरीज है, जैसे नॉर्मल शुगर तुम्हारी, जैसे आपने खाना खाया, बिना खाना खाए अगर चेक कराते हैं तो 126 से ऊपर आती है, खाली पेट कराएंगे तो इतनी आएगी। ठीक, और अगर खाना खाने के बाद कराएंगे तो 200। तो क्या है, आपको माना जाएगा कि आप डायबिटिक पेशेंट है, तब भी तुम्हारी प्लेटलेट्स के नंबर कम, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, थायराइड, यानी कि थायराइड टेस्ट करा लें। तो देखो आपने अगर ये छाप लिया हो तो थोड़ा सा समझा दूं तुम्हारे लिए। थायराइड क्या करता है, देखो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा बोन मैरो है, ठीक है, और इसके अंदर है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो थ्रोम्बोपोइटिन, B12 यानी कि विटामिन 9 और 12, और थायराइड। देखो जैसे मान लो तुम्हारे प्लेटलेट स्प्लीन में टूट गए, मान लो कम से कम 20 प्लेटलेट्स टूट गए यहाँ पे, स्प्लीन तोड़ती है प्लेटलेट्स को, तो क्या होगा, थ्रोम्बोपोइटिन के 20 मॉलिक्यूल बनेंगे और वो यहाँ पे एक्ट करेंगे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल पे, और 20 मॉलिक्यूल प्लेटलेट्स के बनवाएंगे। ठीक है, तो मान लो जैसे 20 मिनट में तुम्हारे 20 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं प्लेटलेट्स के, तो 20 ही मिनट में बनने चाहिए, तब तो कम नहीं होगी। तो उस स्पीड को डिसाइड करता है तुम्हारा हार्मोन T3 एंड T4, और अगर ये कम हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी और इतनी तेजी से नहीं बन पाएंगे। तो आप थायराइड टेस्ट भी करा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं हम, मान लो यूरिन में खून जा रहा है हमारे, तब ये देखने के लिए कि यूरिन में खून तो नहीं जा रहा, अगर खून जा रहा है तो उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सब होंगी, ये भी एक कारण हो सकता है, तो इससे पता चल जाएगा। आप स्टूल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक, USG करा सकते हैं। देखो USG हम क्यों करा रहे हैं, USG का कोई मतलब तो है नहीं, USG सिर्फ हम इसलिए करा रहे हैं कि किडनी का साइज पता चल जाए, ठीक है, या स्प्लीन का साइज पता चल जाए। सपोज मान लो स्प्लीन का साइज ज़्यादा बढ़ रखा है तो वो ज़्यादा प्लेटलेट्स को तोड़ देगी, या किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही है, तो क्या होगा, थ्रोम्बोपोइटिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोइटिन क्या होता है तुम्हारा, जैसे एरिथ्रोपोइटिन है ऐसे थ्रोम्बोपोइटिन से, एरिथ्रोपोइटिन RBC बनवाता है, थ्रोम्बोपोइटिन प्लेटलेट्स। तो ये तो हो गए जो नॉर्मल कारण थे, उनका पता लगा लिया हमने। अब इसका कैसे पता लगाएं, यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, इसका पता किससे लगाएंगे हम, इसका पता लगाएंगे एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी टेस्ट से। तो ये क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारी एक मैंने प्लेटलेट्स बना रखी है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जैसे GP फर्स्ट B, GP थर्ड A, GP सेकंड V। तो इसके जैसे मान लो कहीं पे तुम्हारी चोट लग गई, ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई, तो क्या होगा, ये जो जैसे ये तुम्हारी ये तुम्हारी इंडोथेलियल सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेटलेट जुड़ते हैं वो जैसे प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इन्हीं रिसेप्टर की वजह से जुड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक एंटीजन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनने लगी तो क्या होगी, प्लेटलेट्स को तोड़ देगी बहुत तादाद में। तो इसका पता लगाने के लिए हम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरिया का पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं, एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो बस इसका जो रह गया है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का ट्रीटमेंट रह गया है, तो हम कल पढ़ाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू।